दोस्तों, हमारे संविधान निर्माता आरक्षण की व्यवस्था करके गए, क्योंकि हमारे देश में जाति व्यवस्था की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हमारे समाज में रहे जो दबे हुए रहे, जिनको जो है अमानवीय तरीके से ना सिर्फ रखा गया बल्कि उनको जो है सुविधाओं से भी, मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रखा गया। और उसी तरह से जो लिंग भेद वाली नीति रही, तो महिलाओं के साथ भी इसी तरह भेदभाव का बर्ताव किया गया, जिस तरह से जाति व्यवस्था में निचली जातियों के साथ किया गया। इन सभी बातों को देखते हुए, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता राष्ट्रीय आंदोलन के हमारे नेता थे, हमारे लिए ना सिर्फ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी बल्कि समाज सुधार के भी काम किए थे उन्होंने, तो वो वाकिफ थे हमारे देश की स्थिति से, और इसीलिए वो संविधान में आरक्षण का प्रावधान करके गए, ताकि जो इस तरह के जो सप्रेस्ड, जो दबे कुचले हुए जो लोग रहे, जो डिप्राइव्ड वंचित जो वर्ग रहा, उनको ऊपर लाया जा सके, उनका अपलिफ्टमेंट किया जा सके। पर अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि अलग अलग ढांचा बनाया जा रहा है। जो राज्य हैं वो राज्य अपने अपने राज्य की जनसंख्या के अनुसार अपने अपने राज्य में किस तरह की भावनाएं हैं, किस तरह के लोग हैं, उसके अनुसार वो लोग जो है नीतियां बना रहे हैं। इसी में ताजा जो मामला आया है वो आया है बिहार का। बिहार में जो है जातिगत आरक्षण बिल, जातिगत जनगणना हुआ है और उसके बाद आरक्षण बिल पास हो गया है। तो बिहार आरक्षण बिल 2023 की बात करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको लेकर आए। शुरू करने से पहले ये मेरे बारे में, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और उस कैबिनेट में जो है कि बैठक में राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर उस कैबिनेट ने मुहर लगा दिया है। यानी जो नीतीश मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दिया है नीतीश कुमार की इस प्रस्ताव पर बिहार के कैबिनेट ने और बिहार के विधानसभा ने। ठीक, तो बैठक में राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर अब क्या किया, 75% किए जाने पर सहमति दी गई। ठीक, तो विधानमंडल से अभी ये पास नहीं हुआ है, कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है। विधानमंडल में जो है इसको अभी लाया जाएगा, इसको पास कराया जाएगा, बिहार विधानमंडल में इसको पास कराया जाएगा। कैबिनेट से पास इस बिल में बात की जा रही है 50% की जो सीमा, जो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि किसी भी तरह जो आरक्षण है ये 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये 50% की सीमा बढ़ा दी गई है। ठीक, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 65% कर दिया गया है, 50% को बढ़ाकर। और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं उनको 10% वाला आरक्षण भी मिलता रहेगा। जो इकोनॉमिक डिप्राइव्ड यानी जो जाति के आधार पर नहीं है, जो जनरल क्लास का भी व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसको भी 10% मिलेगा, तो वो जारी रहेगा। तो अगर 65 + 10 अगर हम लोग काउंट करें तो बिहार में अब 75% की बात हो रही है कि बिहार में 75% रिजर्वेशन अब दिया जाएगा। ठीक, यानी अब 40% की जगह सिर्फ और सिर्फ 25% जो सीटें हैं वो अनारक्षित वर्ग यानी सामान्य वर्ग के लिए उपलब्ध रहेगी। 75% जो सीट है वो रिजर्व हो गई। इसमें जो है जो अति पिछड़ा वर्ग है, ठीक, जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको 25% का आरक्षण मिलेगा ईबीसी, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग को 18% का आरक्षण मिलेगा। तो ईबीसी को एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को 25% और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 18% का रिजर्वेशन मिलेगा इसमें। ठीक, या इसमें जो एससी है अनुसूचित जाति को 20% मिलेगा। ठीक, 20% और मतलब ये 16 पहले इनका 16% था, 60% था, 60% की जगह पे अब इनको 20% मिलेगा। अब 20% एससी को 20% देने का प्रस्ताव किया गया है और वही एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति को 1% जो आरक्षण मिल रहा था उसकी जगह अब बात की गई है कि उनको जो है 2%
उनको 2% का आरक्षण दिया जाएगा। ये बिहार सरकार ने ये फैसला किया है और ये बिहार सरकार कहीं ना कहीं प्रभावित है तमिलनाडु गवर्नमेंट से। तो जी हाँ, बिहार गवर्नमेंट के पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो बढ़ा चुकी है, यानी 50% का जो क्राइटेरिया है उसको क्रॉस कर चुके हैं। तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन चल रहा है, सॉरी, तो तमिलनाडु में 69% चल रहा है, मतलब अभी रिजर्वेशन हो गया है। तो 50% जो क्राइटेरिया रहा है, जिसे कई बार सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, उसको तमिलनाडु गवर्नमेंट क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी। और बिहार गवर्नमेंट ने यही जो है ठोक बजा करके तमिलनाडु से ही इन्फ्लुएंस होकर बिहार गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि मतलब उसको अनुसरण करते हुए कह लो आप। हालांकि देखो, अगर जो हम लोग 50% की बात करें तो 50% की क्राइटेरिया केंद्र सरकार भी 103वां संविधान संशोधन करके क्रॉस कर चुकी है और 10% का आरक्षण जो इकोनॉमिक डेप्राइव्ड क्लास यानी आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को 10% दे दिया है। तो एक तरह से क्रॉस हो गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना लगा दिया है मुहर। पर अभी राज्यों पर सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय राज्यों पर ऑब्जेक्शन करती आई है। ठीक, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड रही है बिहार गवर्नमेंट, ऐसा लगता है। और तो उस केस में हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि तमिलनाडु की रिजर्वेशन पॉलिसी कैसी है। फिर कैसी है तमिलनाडु की रिजर्वेशन पॉलिसी? तो तमिलनाडु में जैसा कि मैंने बताया कि 69% अभी आरक्षण है, पर कहने को तो ये 69% का आरक्षण है, लेकिन ये जनरल कोटा के छात्रों के ऊपर निर्भर करता है। कैसे? तो तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि उसके राज्य में जैसे पिछड़े वर्ग की संख्या ज्यादा है, जनरल कोटा के छात्रों पर कैसे निर्भर करता है, तो इस पर अभी हम लोग थोड़ा आगे बात करेंगे कि मेरिट बेसिस पर वो लेती है। तमिलनाडु सरकार ने ये क्यों किया है? तो उसका ये कहना है कि हमारे राज्य में पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादा हैं। जैसे 2011 का ये अभी हमारे पास सेंसस सर्वे है, तो 2011 के सेंसस सर्वे के अनुसार तमिलनाडु की कुल आबादी में जो ओबीसी की जो संख्या है वो 68% है, कुल 68%। ठीक, और जो एससी है वो 20% और एसटी 1%। तो एससी 20% है और जो एसटी है वो 1% है। तो इस तरह से सबसे ज्यादा ओबीसी 68%, मतलब आप ये कह लो कि अगर दोनों को ओबीसी और इनको जोड़ दें तो कितना, तो आप देख पा रहे हो कि 88% तो केवल आपके पिछड़े और अनुसूचित जाति के लोग हो जाएंगे। ठीक, तो अब जो है, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि किस तरह से किया गया है, तो जैसे अगर कहीं 100 सीट है तो केंद्र के कोटे के हिसाब से 50 आरक्षित 50 बच्चों के मेरिट के आधार पर चुना जाता है। यही है ना, केंद्र सरकार के हिसाब से आरक्षण की बात करें तो कहीं अगर 100 सीट है तो 50 तो रिजर्व लोगों को चला गया, ओबीसी एससी एसटी को चला गया, और 50 जो सीट बचेगी उस पर मेरिट के आधार पर चयन होगा। ये हमारा जो है मतलब पॉलिसी है। ठीक, अब यहाँ पर लेकिन ये है कि मेरिट के आधार पर जो 50% लोगों को चुना जाता है उसमें सिर्फ सामान्य वर्ग के लोग नहीं होते, उसमें तो किसी भी जाति का छात्र होता है, यानी मेरिट के आधार पर उसमें रिजर्व कैटेगरी वाले लोग भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, तो उसमें सामान्य वर्ग के ही लोग केवल नहीं होते। ठीक, अब जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, हम 50% नहीं 69% देंगे। तो यहाँ पर जनरल कोटे के लिए फिर कितना बचता है? सिर्फ 31%, सिर्फ 31% जनरल कोटे के लिए बचता है। ठीक, और इसका चुनाव मेरिट बेसिस पर होता है, यानी इस 31% में कुछ ओबीसी एससी एसटी के लोग भी शामिल हो सकते हैं। ठीक, तो ऐसे में 19 छात्रों का यहाँ पर नुकसान होता है। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर 19 छात्रों का नुकसान होता है, तो इसमें एक नियम लागू कर दिया गया है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक नियम लागू कर दिया है कि 19 सीट को कि हर संस्थान में 19 सीट को बढ़ा दिया जाए। ठीक, तो 19 सीट शुड बी इंक्रीज्ड फॉर स्टडीज इन इंस्टीट्यूशन इन एवरी इंस्टीट्यूशन। ठीक, ताकि अनारक्षित
सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव ना हो। तो इसका मतलब ये हो गया है कि अगर कहीं 100 सीट है तो वहां पर उसको बढ़ाकर क्या कर दिया जाएगा, 119 कर दिया जाएगा। और 119 में, अब 119 में रिजर्वेशन जा रहा है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि 119 में 69% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो वैसे हम देखें तो 58% रिजर्वेशन हुआ। अगर ऐसे हम देखें तो 58% का रिजर्वेशन एक तरह से तमिलनाडु गवर्नमेंट दे रही है। तो अब इन बढ़ने वाली सीटों के जो है उनको क्या कहा जाता है, सुपर न्यूमेरी। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं सुपर न्यूमेरी कोटा कहते हैं इनको। अब आपको ये जान वो हो रहा होगा एक क्यूरियोसिटी, एक जो हो रहा होगा एक भीतर से कि भाई सुपर न्यूमेरी कोटा क्या है, अगर आपने नहीं सुना है क्या है ये सुपर न्यू, तो ये खास तरह का एक आरक्षण है, एक विशेष वर्ग के लिए दिया जाता है। तो ये सुपर न्यूमेरी अतिरिक्त कोटा है, रिजर्वेशन का जो है एडिशनल कोटा है, जो एक विशेष समूह के लिए, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ये दिया जाता है, मतलब उनके लिए ही ये बनाया जाता है एक तरह से। तो ये सामान्य आरक्षण कोटे से अलग होता है, इसको हमेशा किसी विशेष समूह के लिए ही शिक्षा या रोजगार के अवसर उनको मुहैया कराने के लिए ये किया जाता है, ये बनाया जाता है। तो इसको अलग अलग तरीके से लागू किया जा सकता है। जैसे इसका सामान्य तरीका यह है कि किसी विशेष समूह के लिए सामान्य आरक्षण कोटे के ऊपर अतिरिक्त सीट दे दिए जाए। मतलब अगर किसी कोई विशेष वर्ग है और उसके लिए 20 सीट है और हमको लग रहा है कि ये उसके लिए कम पड़ रहा है, तो हमने +5 कर दिया या फिर 10 कर दिया। तो एक तो सामान्य तरीका है, ठीक, एक तो सामान्य तरीका है ये कि मतलब 20% आरक्षण है तो इसमें जो है 10% सीट और, जैसे सुपर न्यूमेरी कोटा के तहत एससी के लिए अतिरिक्त 10% सीट को आरक्षित किया जाए। और एक अन्य तरीका यह है कि किसी विशेष समूह के लिए एक अलग से प्रवेश परीक्षा कराया जाए, एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम किया जाए, ठीक। एक जो है एक मतलब अन्य तरीका ये है कि मतलब हम जो है इतना सीट उसके लिए रिजर्व्ड है और इस एंट्रेंस एग्जाम को केवल इसी वर्ग के लोग दे सकते हैं। जैसे कुछ राज्यों में लड़कियों के लिए है, कुछ राज्यों में लड़कियों के लिए सुपर न्यूमेरी कोटा के तहत इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए एक अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। वो सिर्फ लड़कियां ही उस फॉर्म को भर सकती हैं, वो सीट सिर्फ लड़कियों के लिए होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो बिहार गवर्नमेंट ने 75% आरक्षण की बात की है, मतलब अब विधानमंडल पास मेजोरिटी है तो शायद कर दे। तमिलनाडु गवर्नमेंट 69% वैसे कर चुका है। तो इसको लेकर हमारा संविधान क्या कहता है, मतलब इसको लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा सकते हैं। तो ये राज्य फिर किस प्रावधान का आड़ लेंगे, किस प्रावधान को कहेंगे कि हमने इस प्रावधान के अधीन अंडर में इसको बनाया है। तो बात करते हैं 9th शेड्यूल की, हमारे संविधान की 12 अनुसूचियों में 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। 9वीं अनुसूची का उपयोग किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी आरक्षण के लिए। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 9th शेड्यूल का यूज किया है क्योंकि हमारे 9वीं अनुसूची में उन कानूनों की सूची है जिन्हें न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया है, ठीक। ये एक्सक्लूडेड है जुडिशियल रिव्यू से, वह उन कानूनों को 9वीं अनुसूची में रख दिया गया है। इस अनुसूची को 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया था और जितने भी कुछ उस तरह के कानून थे उनको इसमें रख दिया गया था और कहा गया था कि मूल ढांचा के सिद्धांत के तहत नहीं आएगा, यानी संविधान का ये हिस्सा नहीं है, ऐसा कहा गया था। इसका मतलब ये कि मतलब इसमें जो कानून है अगर उनका कहीं पर जो है उसके तहत कुछ प्रावधान बनाए जाते हैं या मुख्य संविधान का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय में आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते।
हालांकि इसमें बदलाव हो गया है। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ये संविधान का भाग ही है, संविधान का भाग तो है 9वीं अनुसूची, तो अगर सारी अनुसूचियां संविधान का भाग है तो 9वीं अनुसूची भी संविधान का भाग है। तो 2007 में 9 जजों के बेंच ने कहा था कि न्यायिक समीक्षा के बाहर 9वीं अनुसूची को भी नहीं रखा जा सकता। अगर मौलिक अधिकारों और बुनियादी संरचना का हनन हो रहा है, तो अगर मौलिक वहां पर फंडामेंटल राइट्स और जो है बेसिक जो है जो स्ट्रक्चर है, जो मूल फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है, अगर उसका उल्लंघन किया जा रहा है तो इसको असंवैधानिक माना जाएगा। तो इसके तहत जो है मराठाओं को जो रिजर्वेशन दिया गया था उसको रद्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था क्योंकि इंदिरा साहनी केस के साथ साथ एक बड़ी टिप्पणी की थी, इसका जिक्र बहुत कम किया जाता है। इंदिरा साहनी जो केस था, इंदिरा साहनी केस में जो है अभी हम लोग बात करेंगे, इंदिरा साहनी केस की ही बात कर लेते हैं पहले, फिर हम बात करते हैं। इंदिरा साहनी केस क्या था कि इंदिरा साहनी केस में ऐसा हुआ था ये कि नरसिम्हा राव की सरकार ने ही, जो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने, जो अभी बीजेपी सरकार ने किया है कि 10% आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा, तो ये नरसिम्हा राव की सरकार ने भी सोचा था 1991 में कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को भी रिजर्वेशन दिया जाए ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड। लेकिन इसका विरोध करते हुए इंदिरा साहनी कोर्ट में पहुंच गए और उन्होंने कोर्ट में इसको चुनौती दिया था। 9 जजों की फिर बेंच गठित हुई और फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था कि किसी भी तरह रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन कैन नॉट बी इंक्रीज टू मोर देन 50%, और इसको रद्द कर दिया था। तो उस समय जो है ये नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट नहीं कर पाई थी और अभी वर्तमान सरकार ने 103वां संशोधन करके ये कर दिया। अब बिहार सरकार की अगर हम लोग बात करें तो बिहार सरकार ने इन सब से सीख ली है, इन सब से तमिलनाडु से इंस्पायर होते हुए, इन सभी घटनाओं से सीख लेते हुए उसने जो है पूरी फुल प्रूफ तैयारी की है इस रिजर्वेशन को देने की कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में जाता है, इसको चैलेंज करता है, तो वो अपना पक्ष रख पाए। क्योंकि जब मराठाओं का रद्द किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस समय की वर्तमान जो सरकार है, महाराष्ट्र सरकार, वो इसको प्रूफ नहीं कर पाई थी। ठीक, पर अभी स्थिति क्या है कि मोर देन 50% जो हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में कहा था कि रिजर्वेशन आरक्षण किसी भी तरह 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो तो ऑलरेडी जो है केंद्र सरकार ने ही 103वां संशोधन करके 2019 में कर दिया है ना, कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को ये 10% का रिजर्वेशन जो है शैक्षिक संस्थाओं में सरकारी नियुक्तियों में दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दिया है। तो 50% वाली जो सीमा है, जो 50% वाली सीमा है, वो टूट चुकी है और तमिलनाडु गवर्नमेंट चला रही है अपने यहाँ पर। अब जो है बिहार सरकार लेकर आई है। अब आगे आगे देखते हैं कि और कितनी राज्य सरकारें इस तरह के कदम उठा रही हैं, और अगर ऐसे हुआ तो जो है बहुसंख्यक जो जनता है, जो प्रजा है भारत की, उनमें जो है इक्वालिटी तो शायद ही आए, हो सकता है कि वैमनस्यता ज्यादा आ जाए, वैमनस्यता ज्यादा आ सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो वंचित वर्ग है उनका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, उनको ऊपर लाया जाना चाहिए, उनको मूलभूत सुविधाओं से कोई वंचित न रहे, हर व्यक्ति तक मूलभूत सुविधा पहुंचनी चाहिए। लेकिन इसके लिए जो जरिया है, जो तरीका है, उसको बहुत ठोक बजाकर हमें अपनाना चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट। मन लगाकर पढ़ते रहिए।
कभी भी लक्ष्य को अपने मत भूलिए, अपने फोकस को कम मत होने दीजिए। बाय बाय।